Hello students, good morning to all of you. I am Sunny Dev and today I am going to start the next topic of land and next topic of resource and development, that is land resources. That is land resources. Okay, तो बात करते हैं कि लैंड रिसोर्सेस क्या है. व्हाट इज लैंड रिसोर्सेस. तो लैंड रिसोर्सेस की बात करते हैं तो लैंड रिसोर्सेस क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है जो लाइफ सपोर्ट करता है. यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब किस पे डिपेंडेंट है, लैंड पे. लैंड प्रोवाइड करता है शेल्टर, ऑर्गेनिज्म को शेल्टर प्रोवाइड करता है, प्लांट्स को प्रोवाइड करता है, बहुत सारे मिनरल्स प्रोवाइड करता है थ्रू सॉइल. एंड लैंड ही है जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, अपना घर बनाते हैं, ह्यूमंस रहते हैं, इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, एग्रीकल्चर होता है. तो इस तरह से कई सारे यूजेज है लैंड रिसोर्सेज का. जैसे लैंड की बात करते हैं तो क्या है कि 43% जो है लैंड वो किस में है, तो वो प्लेन लैंड है. क्या है, प्लेन लैंड. जो एरिया है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के लिए यूज की जाते हैं. 40 जो लैंड की बात कर रहे हैं तो लैंड इंडिया में एरिया कितना है, इंडिया में लैंड कितना है, तो इंडिया में लैंड की बात करते हैं तो वह 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इंडियन लैंड जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जिसका 43% क्या है, प्लेन लैंड है. क्या है, प्लेन लैंड जो यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चर के लिए और यूज किए जाते हैं इंडस्ट्रीज के लिए. 27% लैंड है वो माउंटेनियस रीजन है. क्या है, माउंटेन रीजन है. और माउंटेन बहुत सारा है, तो माउंटेन में जो मिनरल्स, फॉसिल्स ये सब प्रोवाइड कर रहा हो, मिनरल्स प्रोवाइड करने वाले 27% एरिया है. चाहे वो प्लेटिव रीजन हो साउथ इंडिया का, चाहे वो माउंटेन रीजन हो. उसके बाद 30% जो है वो क्या है, तो ये आइस शीट से ढका हुआ है, जो रिवर्स को लगातार पेरेनियल रिवर को वाटर फ्लो कर रहा है, आइस कवर है. और साथ ही साथ फॉरेस्ट कवर है जो टूरिज्म को डेवलप किया गया है, तो वो एरिया आता है 30% के अंतर्गत. तो इस तरह से क्लियर हो गया कि लैंड रिसोर्सेस क्या है. अब बात करते हैं, एक वर्ड आता है लैंड यूज पैटर्न. लैंड यूज पैटर्न क्या है, लैंड यूज पैटर्न और लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न क्या है. तो क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ लैंड, लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न क्या है, तो कहता है कि ले आउट और अरेंजमेंट ऑफ द ले आउट और अरेंजमेंट ऑफ यूजेज ऑफ लैंड. लैंड का जो यूज करना, अरेंजमेंट तरीके से यूज करना, क्या है कि लैंड का जो लेआउट और अरेंजमेंट, मतलब उसको अरेंजमेंट तरीके से यूज करना, यूटिलाइजेशन करना, क्या कहलाता है, वो लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न कहलाता है. क्या कहलाता है, लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न कहलाता है. अब ये लैंड यूटिलाइजेशन किस किस पर्पस के लिए कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करते हैं. सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लैंड यूटिलाइजेशन क्या है, लैंड, ये क्लियर हो गया, यूजेज ऑफ लैंड, लैंड यूटिलाइजेशन. और उसको एक पैटर्न में एक अरेंजमेंट करके यूज करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, लैंड यूज पैटर्न. सबसे पहले है लैंड अवेलेबल फॉर, पहले सबसे पहले ये है नंबर 1 में क्या है, फॉरेस्ट. अकॉर्डिंग टू 2008-9 ये जो दिया हुआ है डेटा, वो 8-9 के तहत दिया हुआ है कि एरिया जो फॉरेस्ट कवर है वो 22.78% है. 2017 के अनुसार से देखें तो ये और कम हो गया है, ये और कम हो गया, ये हो गया है 21.54% अकॉर्डिंग टू 2017. तो ये एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर में है. एग्जाम्पल इसमें ये लिखिएगा तो यहाँ पे कर दिएगा अकॉर्डिंग टू 2008-9 फॉरेस्ट का कवर जो है लैंड कितना यूज कर रहा है, 22.7%. 17 में देखते हैं तो 21.54%. क्लियर. दूसरा क्या है, तो यानी कि इंडिया में जो लैंड, इतने लैंड पे फॉरेस्ट है, ठीक है. दूसरा लैंड कहाँ यूज करते हैं, तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि लैंड है अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए.
लैंड है लेकिन अवेलेबल कल्टीवेशन के लिए नहीं है, उस पर कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं, तो वो कौन से हैं? अब लैंड जो अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए, लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, वो दो तरह के हैं। एक तो हो गया बैरन लैंड और वेस्ट लैंड। क्या हो गया? बैरन लैंड और वेस्ट लैंड। दूसरा हो गया लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज। इसके अलावा बैरन लैंड का मतलब क्या हो गया? बंजर जमीन के बारे में सुने होंगे कि बैरन लैंड क्या होता है। तो ये जो बंजर जमीन जो बेस्ट हो चुका है, जहां पर खेती पॉसिबल नहीं है, यानी कि एरिड हो चुका है, डिजर्टिफाई हो चुका है, बहुत सारी जगह पे देखते हैं कि लैंड क्या होता है, अपने फर्टिलिटी पूर्ण रूप से लूज कर देती है, वहां पे खेती बाड़ी करना पॉसिबल नहीं है, उसको बोलते हैं बैरन लैंड और वेस्ट लैंड बोलते हैं। क्लियर? द लैंड व्हिच इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, द फर्टिलिटी ऑफ दैट लैंड लूज, तो वो क्या है? बैरन लैंड। अब ये लूज हो चुका है, अब कहता है, इसके अलावा कहता है कि नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, उस लैंड के अलावा, जो बैरन लैंड के अलावा है, वो क्या है? वो है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज, यानी कि बैरन लैंड के अलावा इधर भी बहुत सारा लैंड है जिसमें एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, लेकिन जैसे हो गया बिल्डिंग्स बनाना, इंडस्ट्रीज बनाना, रोड्स बनाना, रेलवेज बनाना, तो ये सब जो रेलवे बना रहे हैं लैंड के ऊपर, रोड बना रहे हैं लैंड के ऊपर, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं लैंड के ऊपर, तो ये सब लैंड है जो एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन अदर यूज में लाया जा रहा है, तो उसी को बोलते हैं नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज। क्लियर हो गया? तो ये जो था अवेलेबल नहीं है, जहां पे रोड बन गया है, ठीक है, जहां पे रोड बन गया, जहां पे इंडस्ट्रीज बन गया, जहां पे रेलवेज बन गया, तो क्या वहां पे पॉसिबल है कि हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं? नहीं। सो ये सब जो लैंड है वो नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन है। अगला है फैलो लैंड। क्या है? फैलो लैंड। क्या होता है? व्हाट इज फैलो लैंड? अक्सर एग्जाम में एक नंबर के क्वेश्चन जो है, एक मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज फैलो लैंड। सिंपल डिफिनेशन है कि द लैंड व्हिच इज नॉट यूज्ड फॉर 1 एग्रीकल्चरल ईयर और लेस देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर इज कॉल्ड नॉन एग्रीकल्चरल। तो अब क्या होता है? इसको बोलते हैं फैलो लैंड। क्या बोलते हैं? फैलो लैंड कहा जाता है। क्लियर? फैलो लैंड का मतलब समझ में आ गया कि जो फैलो लैंड क्या है? तो जिसका यूजेज 1 साल के लिए 1 एग्रीकल्चरल ईयर के लिए छोड़ दिया जाए, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फैलो लैंड। होता है कि बहुत सारे क्षेत्र में हिंदी में बोलते हैं पड़ती जमीन, कि जब देखते हैं कि बहुत सारे जगहों पे उसकी जो फर्टिलिटी है कुछ लूज कर गई, तो उसको 1 साल के लिए, 1 सीजन के लिए हम पड़ती छोड़ देते हैं खेत को, ताकि उसकी फर्टिलिटी फिर से रीगेन कर ले। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फैलो लैंड। अब कोई 1 साल के लिए छोड़ देता है, कोई 2-3 साल के लिए छोड़ देता है, ये दोनों को फैलो लैंड बोलते हैं। इसमें 2 तरह के, एक तो हो गया करंट फैलो, जो 1 ईयर के लिए क्या हो गया? लेफ्ट कर दिया गया, 1 ईयर लेफ्ट रहा, लेफ्ट फॉर 1 ईयर, इसको ऐसे लिख दीजिए, लेफ्ट फॉर 1 ईयर, 1 एग्रीकल्चरल ईयर विदाउट कल्टीवेशन, बिना खेती किए हुए 1 साल के लिए, 1 एग्रीकल्चरल ईयर के लिए, जिसमें क्रॉप ग्रो करते हैं, 1 सीजन के लिए क्या कर दिए? छोड़ दिए, उसको बोलते हैं करंट फैलो। क्या बोलते हैं? करंट फैलो। और जो मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर का मतलब लिखते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चरल ईयर। क्या है यहाँ पे? एग्रीकल्चरल। मोर देन एग्रीकल्चरल ईयर, लेस देन 5 ईयर, 5 एग्रीकल्चरल। कहता क्या है कि जो 1 साल से अधिक, 1 एग्रीकल्चरल ईयर के लिए जो छोड़ा गया, उसको बोलते हैं करंट फैलो, और जो 1 साल से अधिक और 5 साल से कम के लिए छोड़ दिया जाए, उसको बोलते हैं अदर देन करंट फैलो। तो यह फैलो लैंड हो गया, पड़ती जमीन हो गई। इसके बाद अदर कल्टीवेटेड लैंड। कल्टीवेटेड लैंड में हो गया क्या कि अदर कल्टीवेटेड लैंड कौन है? जो जमीन खेती करने लायक है लेकिन खेती किया नहीं जाता है। ऐसे हो गया परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। पास्चर्स का मतलब क्या होता है? जानवरों को चराने के लिए जमीन को घास लगा दिए जाते हैं, यानी कि जानवरों को चराने के लिए चारागाह के रूप में उसको छोड़ दिया जाता है, ताकि वहां पर एनिमल्स फीड कर सके।
उसको बोलते हैं ग्रेजिंग लैंड। जो परमानेंट हो, ग्रेजिंग लैंड कुछ दिन के लिए कुछ होता है और कुछ परमानेंटली क्या होता है, बना दिया जाता है। इसके बाद हो गया अदर यूजेज, जैसे हो गया क्रॉप्स, ट्री क्रॉप्स। तो ट्री बहुत सारे जो बसेज उगते हैं, ट्री क्रॉप्स ग्रो होते हैं, और जो झाड़ी वगैरह झाड़ टाइप के उगाते हैं, तो ये सब जो है कि नेट जोन एरिया में शामिल नहीं किया जाता है, वो हो गया अदर यूजेज में। अगला है कल्टीवेबल वेस्ट लैंड, खेती करने लायक है लेकिन वो अभी क्या है, खेती हो नहीं रहा है, वेस्ट लैंड है। यानी कि इसका जस्ट अपोजिट, कि जो 5 ईयर से अधिक दिनों के लिए क्या छोड़ दिया जाए, खाली छोड़ दिया जाए, विदाउट कल्टीवेटेड। जो जमीन रह जाए 5 साल से अधिक के लिए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कल्टीवेबल वेस्ट लैंड। सिंपल ये है कि लेफ्ट कल्टीवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर, उसको बोलते हैं कल्टीवेबल वेस्ट लैंड। क्लियर हो गया। अब अगला है नेट जोन एरिया। क्या है, कहता है वो लैंड जो एक साल में एग्रीकल्चरल ईयर में, मतलब कि जो ईयर होता है एक ईयर में कम से कम वंस इन एग्रीकल्चरल ईयर सोन, द लैंड व्हिच इज सोन वंस इन एग्रीकल्चरल ईयर इज कॉल्ड नेट जोन एरिया। कहता है कि वो जमीन जिसको साल भर में एक एग्रीकल्चरल ईयर में कम से कम एक बार क्या किया जाए, बोया जाए, उसको बोलते हैं नेट जोन एरिया। और यदि इसी को फिर रिपीट करते हैं कि नेट जोन एरिया के साथ साथ एक बार से अधिक क्रॉप ग्रो करेंगे तो उसको बोलेंगे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहता है कि द लैंड व्हिच इज सोन मोर देन वन इन एन एग्रीकल्चरल ईयर एंड प्लस नेट जोन एरिया इज कॉल्ड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। कम से कम एक बार होगा तो नेट जोन एरिया, और यदि एक बार से ज्यादा होगा प्लस नेट जोन एरिया को मिला के कहते हैं क्या, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहा जाता है। तो ये था लैंड यूटिलाइजेशन। क्या था, लैंड यूटिलाइजेशन। अब लैंड यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो क्या होता है कि इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो कि देखने को मिलती है। तो वो क्या है, तो अभी इसको 1 मिनट डिस्कस करते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि फॉरेस्ट। अब इसमें फॉरेस्ट का जो अभी कितना पार्ट होता है, ये फॉरेस्ट 22.78% है। कितना है, 22.78%। लेकिन ये 22.78% जो है वो कब है, अकॉर्डिंग टू 2008-9, अकॉर्डिंग टू 2008-9। यही था पहले, कितना था, यही वाला पहले जो है 1960-61 की बात करते हैं। कब की बात करते हैं, 1960-61 की बात करते हैं। तो उस टाइम ओनली 18.11% था। यानी कि कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इसके दौरान कुछ बढ़ गया, लेकिन 2017 में फिर क्या हो गया, घट गया, वो 21.54% है। किसके अंतर्गत, ये है फॉरेस्ट के अंतर्गत, जो कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, इसके तहत जो 1/3 होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए किसके अंतर्गत, फॉरेस्ट के अंतर्गत। और 1/3 का मतलब हो गया 33%। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के तहत 33% होना चाहिए, जो कि अभी इतना है, यानी कि बहुत कम है। इतना होना चाहिए इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट के लिए। क्लियर। इसके बाद जो पास्चर है वो कितना है, 3.38%। प्रेजेंट टाइम में ये ग्रेजिंग लैंड है, जो कि जो हमारे देश के जो कैटल है उसके लिए बहुत ही कम है। तो कैटल फीड के लिए इसको बढ़ाना चाहिए, अदरवाइज फ्यूचर में कैटल को खिलाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ये हो गया ग्रेजिंग लैंड। क्या हो गया, ग्रेजिंग लैंड।
बहुत सारे फैलो लैंड था, फैलो लैंड को क्या क्या किया कि फैलो लैंड को एग्रीकल्टिवेबल लैंड बनाया गया। तो ये था लैंड यूटिलाइजेशन। अब लैंड यूटिलाइजेशन में एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन क्या है, तो बात करते हैं कि लैंड, अब मतलब ये तो लैंड यूटिलाइजेशन समझ में आ गया। अब बात करते हैं लैंड यूज पैटर्न की ओर हम लोग चलते हैं। लैंड यूज पैटर्न वो क्या होता है, अभी तुमने बताया लैंड यूज पैटर्न। अभी अभी चर्चा किए हैं कि अरेंजमेंट ऑफ लैंड, इस मतलब कि लैंड को यूज जो है करने के लिए अरेंजमेंट करना ही लैंड यूज पैटर्न कहलाता है। और लैंड जो मैक्सिमम यूज किए जाते हैं, लैंड जो मैक्सिमम यूज किए जा रहे हैं, ये किस पर डिपेंड करता है, तो दो चीजें हैं। लैंड यूज पैटर्न डिपेंड करता है, वो फिजिकल फैक्टर कुछ कुछ है और कुछ कुछ क्या है, ह्यूमन फैक्टर है। फिजिकल फैक्टर है और ह्यूमन फैक्टर है। अब फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर की बात करते हैं, तो फिजिकल फैक्टर में क्या क्या आएगा, तो ऐसे नहीं यूज करेंगे, यूज क्लाइमेट, सॉइल, इसको बोलते हैं रिलीफ, ये सब चीजें हैं जो फिजिकल फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। और जो बात करते हैं ह्यूमन फैक्टर का, तो ये हो गया डेंसिटी, ह्यूमन का जो पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, पॉपुलेशन हो गया, कल्चर हो गया, ट्रेडिशंस हो गया, तो ये सारे चीज हैं जो डिपेंड करता है किस पे, लैंड यूज पैटर्न पे। क्लियर। अब इंडिया में जो है, इंडिया में लगभग 93% लैंड जो है यूज किए जा रहे हैं। लेकिन इंडिया के जो लैंड है वो कितना परसेंट यूज किए जाते हैं, 93%। बाकी 7% कहाँ गया, बाकी का 7% कहाँ गया, जो लैंड यूज पैटर्न है ओनली 93% इंडिया में लैंड यूज किए जाते हैं, फिर 7% की कहाँ गया। अब देखिए 7% कहाँ गया, हम देखते हैं कि हम लोग जब मैप बनाते हैं इंडिया का, तो इस तरह से मैप बनाते हैं। ये मेरा मैप नहीं है, हमारे इंडिया का मैप नहीं है, इंडिया का मैप ये है, ये है इंडिया का मैप, ओरिजिनल मैप जो है। अब भैया ये कहाँ गया, तो इसको बोलते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि हम लोगों को क्या है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ये है, इसको सर्वे नहीं करते हैं, इसको बोलते हैं अलगाई चाइना, ये जो चाइना के कंट्रोल में, ठीक है, पाकिस्तान कंट्रोल, चाइना कंट्रोल को हम लोग सर्वे नहीं करते हैं। और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा पार्ट है जहाँ पे क्या होता है कि लोग रहते नहीं, यूज नहीं किए जा रहे हैं, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप है तो वो यूज नहीं किए जाते हैं, वो ट्राइबल ग्रुप होने का यूज में नहीं है, तो ये सब 7% के अंतर्गत आता है, ये 90% ही यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो बाकी का जो है स्टेट्स में, कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का 80% लैंड जो है क्या होता है कि यूटिलाइज किया जाता है एग्रीकल्चर के तहत। 80% जो यूज किया जाता है किसके तहत, मतलब कि जो पंजाब हरियाणा का है, ये क्या होता है कि ये पूरा यूज किया जाता है, यानी कि नेट जोन इसको हम बोलते हैं, ऐसे कह सकते हैं सिंपल में, ये सब नेट जोन एरिया के अंतर्गत आता है। पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में 80% लैंड नेट जोन एरिया के अंतर्गत आता है, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये सब रीजन में ओनली 20% ही यूज में आ रहे हैं, क्योंकि ओनली जो है इस जगह पर कितना परसेंट यूज किए जा रहे हैं, तो इस जगह पे 10% ही यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, क्यों, जो लैंड यूटिलाइजेशन नेट जोन एरिया के अंतर्गत पंजाब हरियाणा इस सब में आ रहा है 80%, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 10%। क्यों, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि पंजाब हरियाणा में एग्रीकल्चर के लिए न्यू टेक्नोलॉजी मालूम है, डेवलप्ड है, यहाँ पर इरिगेशन की व्यवस्था है, इरिगेशन सिस्टम है, हाई पॉपुलेशन है, इस वजह से क्या होता है यहाँ पे 80% यूज किए जाते हैं। लेकिन ये नॉर्थ ईस्टर्न में आते हैं तो मोस्टली रीजन क्या है, फॉरेस्ट कवर एरिया है, मोस्टली क्या है, फॉरेस्ट कवर एरिया है। यहाँ पर लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं, क्या करते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। क्यों करते हैं, क्योंकि ये लोग ट्राइबल पीपल है, तो फॉरेस्ट कवर एरिया है, बहुत सारे माउंटेन्स है, यहाँ पे प्लेट्यू रीजन है,
शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, ट्राइबल पीपल हैं, ये सब वजह से। और यहाँ पर क्या होता है कि हैवी रेनफॉल होता है, हैवी रेनफॉल होता है। और क्या है कि लार्ज अमाउंट में रेनफॉल होने के कारण एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है रेनफॉल। तो ये सब कारण से जो है ओनली 10% लैंड यूटिलाइज किया जाता है। कहाँ पे? तो ये लैंड यूटिलाइज किया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया में। क्लियर है? अब इसका कारण तो समझ में आ गया क्या क्या है। इसके साथ साथ फर्टाइल प्लेन भी नहीं है। क्या नहीं है? फर्टाइल लैंड भी नहीं है। ओके, तो ये सब कारण से जो है यहाँ का जो मेन रीजन है, जो 10% यूज के लिए बाध्य लोग। तो इस तरह से आज का पॉइंट जो है ओवरऑल जो है क्या होगा, ये क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है लैंड डिग्रेडेशन, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।